गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के विषय में पढ़ा था। आज हम धारा 10 व धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के विषय में पढ़ेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10, धारा 11 एवं धारा 12 में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10, धारा 11 व धारा 12 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 10 वाद का रोक दिया जाना, स्टे ऑफ सूट। धारा 10 में उल्लेखित प्रावधान को विचाराधीन न्याय, रेस सब जुडिस के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। तो धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान किया गया है उसको विचाराधीन न्याय, रेस सब जुडिस के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक ही विवाद विषय पर दो वाद संसिद्ध कर दिए जाने पर बाद में संसिद्ध वाद को रोकना ही विचाराधीन न्याय का सिद्धांत कहलाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो रेस सब जुडिस का सिद्धांत है उसके अनुसार यदि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में पूर्ववर्तीवाद के लंबित होते हुए यदि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में कोई पूर्ववर्तीवाद लंबित है और उस पूर्ववर्तीवाद के लंबित रहते हुए कोई पश्चातवर्ती वाद उन्हीं पक्षकारों के बीच में या उनके उत्तराधिकारियों के बीच में उसी विवाद विषय पर अगर वाद लाया जाता है तो पश्चातवर्ती वाद के विचारण को रोकना ही विचाराधीन न्याय का सिद्धांत या रेस सब जुडिस के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो रेस सब जुडिस के सिद्धांत के अनुसार यदि पूर्ववर्तीवाद के लंबित रहते हुए कोई पश्चातवर्ती वाद उन्हीं पक्षकारों के बीच में जो पूर्ववर्तीवाद में थे या उनके उत्तराधिकारियों के बीच में कोई वाद उसी विवाद विषय पर संसिद्ध किया जाता है तो पश्चातवर्ती वाद संसिद्ध वाद को के विचारण को रोकना ही रेस सब जुडिस या विचाराधीन न्याय का रेस सब जुडिस या विचाराधीन न्याय कहते हैं। तो धारा 10 का जो उद्देश्य है वह है दो समवर्ती अधिकारिता वाले न्यायालयों के दो समांतर वादों को साथ साथ ग्रहण करने और न्याय निर्णय करने से रोकना है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि वाद की बाहुल्यता को कम किया जाए। तो धारा 10 का जो उद्देश्य है वह है वाद बाहुल्यता को रोकना है जिससे न्यायालय और वाद के पक्षकार को होने वाली असुविधा से बचा जा सके। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि इन्हीं दोनों न्यायालयों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णय उन्हीं विवाद विषयों पर न दिया जाए। धारा 10 में जो प्रावधान किया गया है वह ये नहीं कहता वह ये नहीं है कि दूसरे वाद का संसिद्ध किया जाना रोक दिया गया हो। तो धारा 10 में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार वह दूसरे वाद को संसिद्ध करने से नहीं रोकता बल्कि दूसरे वाद के विचारण को रोकता है। तो धारा 10 में जो प्रावधान किया गया है वह दूसरे वाद को संसिद्ध करने से नहीं रोकता बल्कि दूसरे वाद को विचारण करने से रोकता है। तो धारा 10 का जो उद्देश्य है वह वाद बाहुल्यता को रोकना होता है और धारा 10 में उल्लेखित जो सिद्धांत है उसको विचाराधीन न्याय, रेस सब जुडिस के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है जिसके अनुसार यदि एक ही विवाद विषय पर दो वाद संसिद्ध कर दिए जाने पर बाद में संसिद्ध वाद को रोकना ही विचाराधीन न्याय का सिद्धांत कहलाता है। अब इस सिद्धांत को लागू करने के लिए 5 शर्तें पूरी होना आवश्यक है। तो धारा 10 में जो विचाराधीन न्याय का सिद्धांत दिया गया है उसको लागू होने के लिए 5 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। प्रथम शर्त है पश्चातवर्ती वाद एक ऐसे न्यायालय में संसिद्ध किया जाना चाहिए जिस पर इस संहिता की धाराएं लागू होती है। जो पश्चातवर्ती वाद पक्षकारों द्वारा संसिद्ध किया जाता है वह ऐसे न्यायालय में संसिद्ध किया जाना चाहिए जिस पर इस संहिता की अधिकारिता हो। यदि इस संहिता की अधिकारिता नहीं हो उस न्यायालय को तो उस दशा में धारा 10 का सिद्धांत लागू नहीं होगा। दूसरी जो आवश्यक शर्त है पश्चातवर्ती वाद में विवाद विषय मैटर इन इशू
प्रत्यक्ष और सारथ वही होने चाहिए जो पूर्ववर्तीवाद में थे। तो जो पश्चातवर्तीवाद पक्षकार द्वारा संसित किया जाता है उसमें विवाद विषय मैटर इन इशू प्रत्यक्ष रूप से या सारथ वही होने चाहिए जो पूर्ववर्तीवाद में थे। तीसरी जो शर्त है, दोनों वाद या तो उन्हीं पक्षकारों के बीच में, दोनों वाद मतलब पूर्ववर्तीवाद और पश्चातवर्तीवाद में उन्हीं पक्षकारों के बीच में या उनके उत्तराधिकारियों के बीच में होना चाहिए। पूर्ववर्तीवाद में जो पक्षकार थे वही पक्षकार पश्चातवर्तीवाद में होने चाहिए या उनके उत्तराधिकारी के बीच में होना चाहिए। तो तीसरी जो आवश्यक शर्त है, पूर्ववर्तीवाद में जो पक्षकार थे वही पक्षकार पश्चातवर्तीवाद में होने चाहिए या उनके उत्तराधिकारियों के बीच में होना चाहिए। चौथी जो आवश्यक शर्त है, ऐसे पक्षकार को दोनों वादों में एक ही हक या एक ही हैसियत के अधीन मुकदमेबाजी करना आवश्यक है। चौथी शर्त है, ऐसे पक्षकारों को दोनों वादों में मतलब पूर्ववर्तीवाद और पश्चातवर्तीवाद में एक ही हक, टाइटल में एक ही हैसियत, सेम कैपेसिटी के अधीन मुकदमेबाजी करना आवश्यक होता है। पांचवी जो महत्वपूर्ण शर्त है, पूर्ववर्तीवाद लंबित होना आवश्यक है। तो विचाराधीन जो न्याय का सिद्धांत को लागू होने के लिए जो महत्वपूर्ण जो पांचवी शर्त है वह पूर्ववर्तीवाद का लंबित होना आवश्यक है। तो पूर्ववर्तीवाद के लंबित रहते हुए अगर कोई पश्चातवर्तीवाद संसित किया जाता है तो पश्चातवर्तीवाद को रोकना ही विचाराधीन न्याय का सिद्धांत कहलाता है। अतः इस सिद्धांत की जो आवश्यक जो लास्ट अंतिम शर्त है वह पूर्ववर्तीवाद लंबित होना चाहिए। तो पूर्ववर्तीवाद कहाँ लंबित होगा, या तो उसी न्यायालय में जिसमें पश्चातवर्तीवाद लाया गया है। तो पूर्ववर्तीवाद कहाँ लंबित होना चाहिए, या तो उसी न्यायालय में लंबित होना चाहिए जिसमें पश्चातवर्तीवाद लाया गया है, या भारत में स्थित किसी न्यायालय में, या भारत राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय में हो। चाहे ऐसा न्यायालय उच्च अधिकारिता का हो या नीची अधिकारिता का हो या समान अधिकारिता का हो, पर ऐसे न्यायालय को मांगे गए अनुतोष को प्रदान करने का अधिकार होना चाहिए। तो जो पूर्ववर्तीवाद कहाँ लंबित होना चाहिए, या तो उसी न्यायालय पूर्ववर्तीवाद लंबित होना चाहिए या तो उसी न्यायालय में जिसमें पश्चातवर्तीवाद लाए गए हो या भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में। तीसरा, या भारत की सीमाओं के परे, भारत के बाहर भी हो सकता है परंतु वह केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो। भारत की सीमाओं से बाहर किसी न्यायालय में हो पूर्ववर्तीवाद, परंतु केंद्र सरकार द्वारा वह स्थापित किया गया हो या चालू रखा गया हो, और ऐसे मांगे गए अनुतोष को प्रदान करने की अधिकारिता उस न्यायालय को होनी चाहिए। या पूर्ववर्तीवाद उच्चतम न्यायालय में भी लंबित हो सकता है। तो पूर्ववर्तीवाद कहाँ कहाँ लंबित हो सकता है, या तो उसी न्यायालय में जिसमें पश्चातवर्तीवाद लाया गया हो, या भारत राज्य क्षेत्र में स्थित किसी न्यायालय में, या भारत की सीमाओं के बाहर किसी ऐसे न्यायालय में जिसे केंद्र सरकार ने स्थापित किया है या चालू रखा गया है, परंतु उसको मांगे गए अनुतोष की अधिकारिता होनी चाहिए या उच्चतम न्यायालय में लंबित हो। यदि पूर्ववर्तीवाद किसी विदेशी न्यायालय में संसित किया गया है तो धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यदि पूर्ववर्तीवाद किसी विदेशी न्यायालय में संसित किया गया है तब धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अगर उपरोक्त पांचों शर्तों का पूरी होना आवश्यक है तभी पश्चातवर्तीवाद का विचारण स्थगित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। उपरोक्त पांचों शर्तों की पूर्ति होने पर ही धारा 10 के प्रावधान लागू होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। धारा 10 के प्रावधान बाध्यकारी आदेशात्मक है और न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। जो धारा 10 के अंतर्गत जो सिद्धांत दिया गया है, जो प्रावधान किया गया है वह बाध्यकारी है और न्यायालय उसमें अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। पश्चातवर्तीवाद की कार्रवाई का स्थगन किसी भी प्रकरण पर किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है। जो पश्चातवर्तीवाद की कार्रवाई को रोका जाता है धारा 10 के सिद्धांत के अनुसार वह वाद के किसी भी स्टेज पर किसी भी प्रकरण पर रोका जा सकता है, चाहे जवाब की स्टेज पे हो, चाहे विवादक स्थिरीकरण की स्टेज हो, चाहे साक्ष्य की स्टेज पे हो, किसी भी स्टेज पर न्यायालय वाद को रोक सकता है। तो धारा 10 में जो सिद्धांत दिया गया है उस सिद्धांत को लागू होने के लिए 5 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, जब ही धारा 10 में उल्लेखित सिद्धांत लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। धारा 10 के अंतर्गत पारित स्थगन आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। धारा 10 के तहत जो आदेश पारित किया जाता है स्थगन का
उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा आदेश न तो डिक्री की श्रेणी में आता है और न ही अपील योग्य आदेश की सूची में आता है। अतः धारा 10 के तहत अगर कोई आदेश पारित किया जा सकता है, उस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। अपील धारा 10 के तहत अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसकी अपील नहीं होगी, उस आदेश की पुनरीक्षण की याचिका फाइल की जा सकती है। धारा 10 में ही इसके 3 अपवादों को भी उल्लेख किया गया है। पहला तो है विदेशी न्यायालयों में, अगर पूर्ववर्तीवाद विदेशी न्यायालय में संस्थित है तो उस पर धारा 10 लागू नहीं होगी। समरीवादों पर भी धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होते, और अगर अंतरिम आदेश जो इंटरिम ऑर्डर न्यायालय पारित करता है वहाँ भी विचाराधीन न्याय का नियम लागू नहीं होता है। धारा 11 पूर्व न्याय। संहिता की धारा 11 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की विवेचना की गई है, जिसे प्राण न्याय या पूर्व न्याय रेस जुडिकेटा का सिद्धांत भी कहते हैं। तो धारा 10 में जो प्रावधान किए गए हैं उसको पूर्व न्याय या प्राण न्याय या रेस जुडिकेटा का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वाद को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने गुण दोष मेरिट्स के आधार पर निर्णय किया गया है, तब उसी वाद विषय को मैटर इन इश्यू को पुनः दूसरे वाद या उन्हीं पक्षकार या उनके उत्तराधिकारियों के बीच उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो धारा 11 के अनुसार यदि किसी वाद को किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर निर्णय दिया जा चुका है, तब उसी विवाद विषय को पुनः दूसरे वाद में उन्हीं पक्षकारों या उनके उत्तराधिकारियों के बीच उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो धारा 11 में भी महत्वपूर्ण सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत यदि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने किसी विवाद विषय को गुण अवगुण के आधार पर अगर निर्णय दिया जा चुका है, तो उसी विवाद विषय पर दूसरा वाद उन्हीं पक्षकारों या उनके उत्तराधिकारियों के बीच में उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो धारा 10 में जो सिद्धांत दिया गया है उसका उद्देश्य भी धारा 10 के तहत धारा 11 में जो सिद्धांत दिया गया है उसका उद्देश्य भी वाद बाहुल्यता को रोकना है। तो धारा 11 में जो सिद्धांत दिया गया है उस सिद्धांत का भी उद्देश्य वाद बाहुल्यता को रोकना है। धारा 10 दावा करने से नहीं रोकती। तो धारा 10 में जो प्रावधान दिया गया है, धारा 10 में जो विचाराधीन न्याय का सिद्धांत दिया गया है उसके तहत धारा 10 दावा करने से नहीं रोकती, जबकि धारा 11 दावा करने से ही रोकती है। तो धारा 10 तो जो पश्चातवर्ती वाद संसित किया जाता है उसके विचारण को रोकती है, परंतु धारा 11 दावा दायर करने पर ही रोक लगाती है। यदि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने किसी वाद को अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया है तो उसी वाद को उन्हीं पक्षकारों या उनके उत्तराधिकारियों के बीच में पुनः उठाने नहीं दिया जाएगा, दूसरा वाद संसित नहीं करने दिया जाएगा। अतः धारा 10 तो दावा करने से नहीं रोकती, जबकि धारा 11 पक्षकारों को दावा करने से ही रोकती है। धारा 10 में उल्लेखित प्रावधान को लागू होने के लिए 6 शर्तें पूरी होना आवश्यक है। प्रथम शर्त है 2 वाद होने चाहिए, एक तो पूर्ववर्ती वाद, दूसरा पश्चातवर्ती वाद। दूसरी शर्त जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद पर निर्णय दिया है उसमें पश्चातवर्ती वाद पर निर्णय देने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरी शर्त है विवाद वस्तु दोनों वादों में प्रत्यक्ष और सार्थ चाहे वास्तविक रूप से या आणविक रूप से वही होनी चाहिए। चौथी जो शर्त है जो विवाद वस्तु पश्चातवर्ती वाद में प्रत्यक्ष और सार्थ विद्यमान है उस विवाद विषय पर पूर्ववर्ती वाद में सुनवाई के पश्चात अंतिम रूप से निर्णय होना चाहिए। पांचवी शर्त दोनों वाद उन्हीं पक्षकारों या ऐसे पक्षकारों के बीच जिसके अधीन या वे उनमें से कोई दावा करता है होना चाहिए। छठी जो अंतिम आवश्यक शर्त है वह है पक्षकारों को पूर्ववर्ती वाद में उसी स्वत्व टाइटल या हैसियत के अधीन मुकदमेबाजी करना आवश्यक है। तो धारा 11 में जो प्राण न्याय का सिद्धांत दिया गया है उसको लागू होने के लिए 6 शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। पहली शर्त 2 वादों का होना आवश्यक है, एक तो पूर्ववर्ती वाद और दूसरा पश्चातवर्ती वाद।
पूर्ववर्तीवाद से तात्पर्य ऐसे वाद से है जो समयानुसार पहले निर्णीत किया गया हो, भले ही वह बाद में संसिद्ध किया गया हो। तो पूर्ववर्तीवाद का आशय यह है कि वह वाद जो पहले निर्णय किया गया हो, चाहे से वह बाद में संसिद्ध किया गया, चाहे वह बाद में संसिद्ध किया गया हो। तो यह पूर्ववर्तीवाद का अर्थ ऐसे वाद से हैं जो पहले निर्णीत हुआ हो, चाहे वह वाद बाद में संसिद्ध किया गया हो। तो प्राण न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए दो वादों का होना आवश्यक है, एक तो पूर्ववर्तीवाद और दूसरा पश्चातवर्तीवाद। दूसरी जो आवश्यक शर्त है, पूर्ववर्तीवाद का विनिश्चय करने वाले न्यायालय की सक्षमता। जिस न्यायालय ने पूर्ववर्तीवाद का निर्णय दिया है, वह निर्णय देने की अधिकारिता उस न्यायालय को होनी चाहिए। यदि उस न्यायालय को निर्णय देने की अधिकारिता नहीं है तो वह निर्णय शून्य एवं अकृत माना जाएगा। और ऐसे अधिकारिता और ऐसे न्यायालय जिसको वाद को निर्णय करने की अधिकारिता नहीं है, उस पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अतः वाद का विनिश्चय करने वाले न्यायालय सक्षम होना चाहिए। यदि पूर्ववर्तीवाद का निर्णय करने वाले न्यायालय सक्षम नहीं है तो उस पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तीसरी जो आवश्यक शर्त है वह है प्रत्यक्ष और सार्थ विवादक। तो प्रत्यक्ष और जो सार्थ विवादक है, धारा 11 के अंतर्गत प्राण न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि पश्चातवर्ती एवं पूर्ववर्ती दोनों वादों में विवाद विषय प्रत्यक्ष और सार्थ वही होने चाहिए। वे वास्तविक रूप से या आणविक रूप से हो सकते हैं। तो जो विवाद विषय है, पूर्ववर्तीवाद में जो विवाद विषय था वही पश्चातवर्तीवाद में भी, चाहे से प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे सार्थ रूप से हो, या वास्तविक रूप से हो, या आणविक रूप से, वही विवाद विषय होना चाहिए। अगर विवाद विषय प्रत्यक्ष सार्थ रूप से वह नहीं है तो उस पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। चौथी जो आवश्यक शर्त है प्राण न्याय को सिद्धांत को लागू होने की, वह है विषय का सुना जाना और अंतिम रूप से विनिश्चय होना। तो प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होने के लिए चौथी शर्त यह है कि वह विषय जो पश्चातवर्तीवाद में प्रत्यक्ष और सार्थ विवादक है और वह न्यायालय द्वारा पूर्ववर्तीवाद में सुना गया और वह अंतिम रूप से विनिश्चित किया जाना आवश्यक है। किसी विषय का सुना जाना और अंतिम रूप से विनिश्चित होना पद से तात्पर्य यह है कि न्यायालय ने ऐसे प्रतिवादित कंटेस्टेड विषय पर अपने विधिक मस्तिष्क जुडिशियल माइंड का प्रयोग किया हो तथा तर्कों को सुनकर और उस पर विचार करने के पश्चात एक निर्णय पर पहुंचा हो। तो निर्णय को अंतिम रूप से विनिश्चय होने का तात्पर्य क्या है? न्यायालय ने ऐसे प्रतिवादित कंटेस्टेड विषय पर अपने विधिक मस्तिष्क जुडिशियल माइंड का प्रयोग किया हो, तर्कों को सुनकर और उस पर विचार करने के पश्चात एक निर्णय पर पहुंचा हो और उसका निर्णय अंतिम होना चाहिए। निर्णय क्या होना चाहिए? अंतिम होना चाहिए, तभी उसको विनिश्चय को अंतिम माने जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। जब विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है तो ये अपील न्यायालय का विनिश्चय है जो प्राण न्यायालय के रूप में प्रयुक्त होगा, न कि विचारण न्यायालय का निर्णय। यदि विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाती है और अपील न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो उसी पर ही प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होगा, न कि विचारण न्यायालय के विनिश्चय पर। पांचवी जो आवश्यक शर्त है प्राण न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए, वह वही पक्षकार या वे पक्षकार जिनसे व्यक्तिपूर्ण अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। तो पांचवी शर्त के अनुसार जो पूर्ववर्तीवाद में जो पक्षकार थे, पश्चातवर्तीवाद में भी वही पक्षकार या उनके उत्तराधिकारी होने चाहिए। छठी जो अंतिम आवश्यक शर्त है, एक ही सौतु मतलब टाइटल हक के अधीन वाद संसिद्ध करना। एक ही हक के अधीन वाद संसिद्ध किया जाना आवश्यक है। तो प्राण न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए अंतिम अनिवार्य शर्त यह है कि पश्चातवर्तीवाद के पक्षकारों ने उसी हक के अधीन जो पूर्ववर्तीवाद में मुकदमेबाजी किया गया था, या दूसरे शब्दों में पश्चातवर्तीवाद के पक्षकारों ने उसी हक के अधीन पूर्ववर्ती मुकदमा किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो छठी जो शर्त है उसके अनुसार पूर्ववर्तीवाद में जो हक था, वही जो
पूर्वतिवाद में जिस हक के तहत वाद संसित किया गया था उसी हक के अधीन पश्चातवाद भी संसित किया जाना आवश्यक है, तभी प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। अतः धारा 11 का सिद्धांत को लागू होने के लिए 6 शर्तों को पूरी होना आवश्यक है, तभी प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या प्राण न्याय का सिद्धांत निष्पादन कार्यों पर भी लागू होता है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में 1976 में एक संशोधन किया गया था और उसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था धारा 11 में, और धारा 11 के 7वें स्पष्टीकरण के अनुसार प्राण न्याय का सिद्धांत निष्पादन कार्यों पर भी लागू होता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में, सिविल प्रक्रिया संहिता में 1976 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया और उस संशोधन के अनुसार प्राण न्याय का सिद्धांत या पूर्व न्याय का सिद्धांत निष्पादन कार्यों पर भी लागू होता है। क्या प्राण न्याय का सिद्धांत लोकहितवाद पर भी लागू होगा? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम प्रभात मंडल AIR 1986 के बाद में उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन आया। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में यह अभिन्नय किया कि प्राण न्याय का सिद्धांत लोकहितवाद पर भी लागू होता है। अतः प्राण न्याय का सिद्धांत लोकहितवाद पर भी लागू होता है, प्राण न्याय का सिद्धांत निष्पादन कार्यों पर भी लागू होता है। क्या प्राण न्याय का सिद्धांत रिट याचिकाओं पर भी लागू होता है? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष GK डूडानी बनाम SD शर्मा AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट के वाद में न्यायालय के समक्ष आया और उक्त वाद में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्राण न्याय का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सभी रिट याचिकाओं पर लागू होता है। तो न्यायालय ने क्या विधान किया? प्राण न्याय का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सभी रिट याचिकाओं पर लागू होता है, परंतु हैबियस कॉर्पस याचिका पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अतः सभी रिट याचिकाओं पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होता है, केवल हैबियस कॉर्पस वाली रिट पर प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो धारा 10 और धारा 11 में जो सिद्धांत दिया गया है उन दोनों का ही उद्देश्य वाद बाहुल्यता को रोकना होता है। थैंक यू।